नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और आपका स्वागत है ग्लोबल फ्रंटलाइन में, जहां तमाम खबरें होंगी दुनिया से जुड़ी और तमाम बातें होंगी दुनिया से जुड़ी हुई। तो पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यमन में सत्ता संघर्ष ने लिया हिंसक मोड़, दक्षिण यमन में सऊदी गठबंधन के हवाई हमले। यूएई समर्थित एसटीसी के ठिकाने निशाने पर सीधे तौर पर सत्ता संघर्ष ने हिंसक मोड़ ले लिया है। ईरान में उथल पुथल, सड़कों पर जन विद्रोह, तेहरान से फैला विरोध, कई शहरों में हिंसा, सुप्रीम लीडर खामनेई जनता के निशाने पर। अमेरिका का वेनेजुएला पर मिसाइलों से हमला, मिलिट्री ठिकानों पर बम बरसाए, 4 महीने से दोनों देशों के बीच टकराव जारी। पाकिस्तान ने चीन की मध्यस्थता का समर्थन किया, ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने निभाई भूमिका, लगातार चीन संपर्क में था। यमन में सत्ता की लड़ाई ने एक बार फिर खतरनाक रूप ले लिया है। देश के दक्षिणी हिस्से में हालात अचानक से बिगड़ गए हैं, जहां सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों को निशाना बनाते हुए तीव्र हवाई हमले किए। इन हमलों में करीब 20 अलगाववादी लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यह हवाई हमले अल खाशा और सेयून इलाके में मौजूद सैन्य ठिकानों पर किए गए। ये कार्यवाही ऐसे वक्त में हुई जब संयुक्त अरब अमीरात पहले ही यमन से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा कर चुका है। इसके बावजूद जमीन पर हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा विस्फोटक होते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए यमन की, तो यमन का राजनीतिक भविष्य अब एक बार फिर से गहरे संकट में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण यमन में तेजी से बदले हालात ने सऊदी अरब और यूएई को अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने खड़ा कर दिया है। जिस गठबंधन ने वर्षों तक मिलकर यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन किया, वही अब अंदरूनी मतभेदों से टूटता हुआ नजर आ रहा है। ईरान इस समय गंभीर उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। राजधानी तेहरान से शुरू हुआ जन आंदोलन अब देश के कई हिस्सों में फैल चुका है और कई जगहों पर हालात हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। शहरों के साथ साथ कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दशकों से ईरान की सत्ता का चेहरा रहे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अब सीधे तौर पर जनता के गुस्से के केंद्र में है। दिसंबर के अंतिम दिनों में शुरू हुए ये प्रदर्शन अब बड़े जनविद्रोह का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की ओर से सख्ती के बाद हालात और ज्यादा बिगड़े हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। ईरान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने आम लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। लगातार बढ़ती महंगाई, रोजगार के अवसरों की कमी और कमजोर होती अर्थव्यवस्था ने जनता के धैर्य की सीमा लांघ दी है। सड़कों पर उतरे लोग शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तानाशाही खत्म करो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है मुल्ला शासन मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे खुलेआम लगाए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों में युवाओं और कॉलेजेस के छात्रों की बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। जेनजी कहे जाने वाली ये जो पीढ़ी है, इसी से जुड़ा आंदोलन आपको याद होगा नेपाल में भी नजर आया था और अब इस तरीके की तस्वीरें तेहरान से सामने आना अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इसको लेकर अब सबसे बड़ी मांग जो है जेनजीज की, वो आगे आके खड़ी हो गई। हाल के अगर कुछ सालों की बात की जाए तो अगर ईरान की स्थिति पर नजर डालेंगे विशेषतः, तो ये विरोध प्रदर्शन अब तक के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बार फिर से विरोधाभासी दावे सामने आए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के खार्किव शहर पर हमले से जुड़ी तमाम खबरों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया है। मंत्रालय का कहना है कि 2 जनवरी को रूसी सेना की ओर से खार्किव पर किसी भी तरह के मिसाइल या हवाई हमले की ना तो कोई योजना थी, ना ही ऐसा कोई हमला किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा कि खार्किव पर रूसी हमले के दावे वास्तविकता से कोसों दूर है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि इन खबरों का उद्देश्य
1 जनवरी को यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा खरसोन क्षेत्र की खोरली बस्ती में नागरिकों पर किए गए हमले से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाना है। हालांकि ये वार पलटवार जब जारी है, वहीं रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से खरसोन इलाके में ड्रोन हमलों की जानकारी सामने आने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार 2 जनवरी को जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि रूस की ओर से दागी गई 2 मिसाइलों ने खार्किव शहर को निशाना बनाया है। जेलेंस्की ने अपने पोस्ट में कहा कि मिसाइलें एक रिहायशी इलाके में गिरी, जिससे एक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। जेलेंस्की ने जिस तरीके की तस्वीरें शेयर की है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों ने कहीं ना कहीं कहा जाए तो तहलका मचा दिया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। यहां तक भी दावा कर दिया जेलेंस्की ने इसे रूस का अमानवीय हमला करार दिया है। साथ ही हताहतों की संख्या को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी जो है वो सामने उस वक्त तक नहीं आई थी, इसलिए जेलेंस्की की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया। मगर रूस ने जवाबी आरोप लगाते हुए यूक्रेन पर नागरिकों को निशाना बनाने का दावा किया है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान यूक्रेनी ड्रोन्स हमलों में खरसोन क्षेत्र में एक कैफे और होटल को निशाना बनाया गया। इस हमले में बच्चों समेत कम से कम 24 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही गई है। रूस का कहना है कि यह हमला मानव रहित हवाई वाहनों यानी ड्रोन के जरिए किया गया और इसे कीव की ओर से नागरिकों के खिलाफ किया गया एक और आतंकवादी कृत्य बताया गया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में अमेरिका ने शनिवार रात को 7 हवाई हमले किए। पहला हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 2 बजे हुआ। ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर सैन्य सुविधाओं और कई खास शहरों पर हमले का आदेश दिया था। हमले के एक वायरल वीडियो में शहर के ऊपर कम ऊंचाई से गुजरते करीब 10 विमान नजर आए, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। शहर के कई इलाकों में तेज आवाजें सुनी गई। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि अमेरिका ने इन आरोपों को निराधार बताया है और किसी तरीके की पुष्टि इन आरोपों की नहीं की है, लेकिन बाद में जो खबरें सामने आ रही है वेनेजुएला से जुड़ी हुई, अमेरिका से जुड़ी हुई, वो चौंकाने वाली है। एक बड़े सैन्य अड्डे के पास स्थित दक्षिणी इलाके में बिजली गुम हो गई। धमाकों के बाद शहर के अलग अलग इलाकों में लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। इन आरोपों में ना तो व्हाइट हाउस और ना ही अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की कोई टिप्पणी शुरुआत में आई, लेकिन बाद में जिस तरीके से हमलों की रफ्तार बढ़ती चली गई उससे ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका द्वारा ये हमला हुआ जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई महीनों से चेतावनी देते हुए आ रहे थे कि वेनेजुएलन भूभाग में ठिकानों को निशाना बनाने का आदेश वो दे सकते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के माइकेटिया फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन यानी FIR वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी नागरिक विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। इसी के साथ साथ अमेरिकी प्रशासन ने एक नोटम यानी नोटिस टू एमेन जारी किया है। जारी नोटम के मुताबिक अमेरिकी एयरलाइंस अमेरिकी पंजीकृत नागरिक विमान और FAA से लाइसेंस प्राप्त पायलट वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में किसी भी ऊंचाई पर उड़ान नहीं भर पाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का तख्ता पलट भी करवा सकता है। ये जानकारी जो है कई एजेंसियों की तरफ से आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से भी ये जानकारी दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत सीक्रेट ऑपरेशन से हो सकती है। हाल के हफ्तों में अमेरिकी सेना ने कैरिबियाई इलाके में बड़ी संख्या में जहाज, विमान और सैनिक तैनात किए, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका अब बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान ने चीन के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मध्यस्थता के दावे का समर्थन किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि उस समय चीनी नेतृत्व लगातार पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में था। उन्होंने कहा चीन ने उस दौरान भारतीय नेतृत्व के साथ भी कुछ बातचीत की थी। पाकिस्तान का ये बयान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के उस बयान के बाद आया जिसमें वांग ने 30 दिसंबर को बीजिंग में कहा था कि चीन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। उन्होंने विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान चीन की मध्यस्थता का जिक्र किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी याद दिलाया
कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान तनाव के समय उनकी कूटनीतिक पहल के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा सकता था। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बातचीत कर युद्ध की संभावना को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी कहा जा रहा है, ये भी दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने यह भी सराहा कि ट्रंप ने कश्मीर विवाद के मामले में मध्यस्थता की पेशकश की। हालांकि वो अलग बात है कि ट्रंप द्वारा जितने दावे किए गए हैं भारत को लेकर, खासकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसको हमेशा भारत की तरफ से नकारा गया है, जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तमाम वो देश जो ये दावे कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उनके दावों को भारत बार बार नकार रहा है। मगर अगर इस पूरे मामले की बात की जाए जो चीन की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल दिखाई दे रहा है, दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष की आशंका जो है वो अब टलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत से जुड़ा ये एक मामला है जिस पर अब दोनों एक दूसरे के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बुरे पड़ोसी और आतंकवाद को लेकर किए गए सख्त बयान के बाद पाकिस्तान ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया है। जयशंकर के बयान के बाद पाकिस्तान इस तरीके से बौखलाया है कि कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए विस्तृत बयान जारी किया है, जिसमें कश्मीर, आतंकवाद और सिंधु जल संधि जैसे मुद्दों को लेकर अपनी पुरानी दलीलों को दोहराया गया है। पाकिस्तान ने भारतीय विदेश मंत्री के शब्दों को गैर जिम्मेदाराना और ध्यान भटकाने वाला बताया। पाकिस्तानी प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत अपने नकारात्मक रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान देता है। फिलहाल जिस तरीके का बयान जयशंकर के बयान को लेकर उन्होंने दिया, जयशंकर ने अपने बयान में क्या कुछ कहा था पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद जिस तरीके का बयान जयशंकर के बयान को लेकर दिया गया है वो भी आपको दिखाएंगे, मगर उससे पहले बयान सुनिए। Have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Now, again, as I said, a lot of it is goodwill. Many years ago, we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was, it was a gesture of goodwill, because for good neighborliness we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. You can't say, I will, please share water with me, but I will continue terrorism with you. That's not reconcilable. So I think there is as I said, a good neighbor, bad neighbor, but an overall neighborhood policy. Most of our neighbors, I think, have the realization that India. जी, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का यही वो बयान था जिसको लेकर अब पाकिस्तान प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत अपने नकारात्मक रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के बयान देता है। बयान में भारत पर क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया और कुलभूषण जाधव का जिक्र करते हुए उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद का दोषी ठहराने की भी कोशिश की गई। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत पर सीमा पार हत्या, गुप्त अभियान और कथित आतंकी नेटवर्क को समर्थन देने जैसे आरोप भी दोहराए हैं। हालांकि पूरा भारत, पूरी दुनिया जानती है कि इस पूरे आरोप में कितनी सच्चाई है, इस दावे में कितनी सच्चाई है। कश्मीर मामले में पाकिस्तान ने पुराना रुख फिर से पेश किया। बयान में जम्मू कश्मीर को भारत का अवैध और हिंसक सैन्य कब्जा बताया गया और यह दावा किया गया कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का हमेशा समर्थन करेगा। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का हवाला देते हुए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। अब पाकिस्तान आखिर इतना क्यों बौखलाया है, ये आपने सुन ही लिया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की जो टीस थी वो पाकिस्तान को किस तरह लगातार सता रही है।
खबर मेक्सिको से। शुक्रवार शाम मेक्सिको में तेज भूकंप के झटकों से अफरा तफरी मच गई। भारतीय समय के अनुसार आए इस भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई है, जिसका असर राजधानी मेक्सिको सिटी समेत दक्षिण पश्चिमी गुएरेरो राज्य के कई इलाकों में महसूस किया गया है। राष्ट्रीय भूकंप सेवा ने भूकंप की पुष्टि की है। भूकंप की चेतावनी मिलते ही सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबॉम और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मीडिया कर्मियों को राष्ट्रपति महल से बाहर निकाल लिया गया। हालात सामान्य होने के बाद सभी सुरक्षित रूप से वापस लौट आए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बताया गया है कि भूकंप का केंद्र सान मार्कोस क्षेत्र में था, जो मेक्सिको सिटी से लगभग 230 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक प्रभावित इलाकों में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है और अब तक किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं मिली है। विशेषज्ञों के मुताबिक मेक्सिको का भूकंप प्रवण होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जहां इस तरीके के भूकंप जो है वो देखे गए हैं मेक्सिको में। ये देश प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंपीय और ज्वालामुखी रूप से सक्रिय इलाका माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ बार बार भूकंप आते रहते हैं। लगातार बने रहने वाले इस जोखिम को देखते हुए मेक्सिको ने एक उन्नत भूकंप अर्ली वार्निंग सिस्टम सेस्मेक्स विकसित किया। ये प्रणाली भूकंप के तेज झटकों से कुछ सेकंड पहले सायरन बजाकर लोगों को सतर्क कर देती है, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है भूकंप से जुड़ी हुई, वो आपको हम दिखा रहे हैं। खबर ईरान से। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार है और किसी भी तरह की ईरानी संप्रभुता पर अतिक्रमण होने पर उन्हें पता है कि निशाना कहां साधना है। अरागची ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि ये कदम असामान्य नहीं है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के भीतर नेशनल गार्ड की तैनाती का हवाला देते हुए कहा कि जब अमेरिका अपनी सीमाओं के भीतर बल का प्रयोग कर सकता है, तो ईरान भी अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसा करने का अधिकार रखता है। उनकी प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाता है और उन्हें बुरी तरह मारता है, तो उनका रिवाज है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए जरूर आएगा। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले 13वें आम चुनाव से पहले सियासी तापमान लगातार चढ़ता जा रहा है। इस बीच नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी गंभीर अंदरूनी संकट का सामना कर रही है। कट्टरपंथी जमात इस्लामी के साथ चुनावी समझौते का फैसला पार्टी के लिए उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गठबंधन के विरोध में पार्टी के 14 केंद्रीय पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है, जिससे संगठन की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। दरअसल एनसीपी के भीतर लंबे समय से जमात के साथ गठजोड़ को लेकर मतभेद चल रहे थे। पार्टी के कई नेताओं का मानना था कि जमात की वैचारिक दिशा एनसीपी की बुनियादी सोच से मेल नहीं खाती। उनका तर्क था कि ऐसा गठबंधन चुनावी नुकसान और राजनीतिक आत्मघात साबित हो सकता है। अब यही असंतोष खुली बगावत में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि केवल इस्तीफों तक ही मामला सीमित नहीं रहा। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चुनावी गतिविधियों से खुद को अलग करा चुके हैं। वो ना तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं और ना ही संगठनात्मक बैठकों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इससे संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर संकट और ज्यादा गहरा सकता है। इस बीच इस विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब बंगाली अखबार जुंगतोर की एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में एनसीपी संयोजक नाहिद इस्लाम के चुनावी हलफनामे में दर्ज आय को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस खुलासे के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई और माना यह जा रहा है कि इससे एनसीपी की परेशानियां चुनाव से ठीक पहले और ज्यादा बढ़ सकती है। नेपाल के भद्रपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा विमान हादसा टल गया। काठमांडू से आ रहा बुद्धा एयर का विमान लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी के कारण रनवे से करीब 200 मीटर आगे निकल गया। विमान में सवार 55 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान उस वक्त हलक में अटक गई थी। राहत की बात यह रही कि विमान रनवे से आगे जाकर रुक गया और किसी तरह की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रवक्ता रिंजी शेरपा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि ये उड़ान बुद्धा एयर की फ्लाइट संख्या 901 थी, जिसे पायलट शैलेश लिंबू संचालित कर रहे थे। विमान ने शुक्रवार रात 8:23 पर काठमांडू से उड़ान भरी थी और इसमें कुल 55 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे।
प्रवक्ता के मुताबिक विमान रात करीब 9:08 पर भद्रपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तभी अचानक तकनीकी खामी आ गई। लैंडिंग के दौरान विमान संतुलन को खो बैठा और फिसलते हुए रनवे से लगभग 200 मीटर आगे निकल गया। विमान आखिरकार हवाई पट्टी के पास मौजूद एक घास वाले क्षेत्र में जाकर रुक गया। विमान के रनवे से आगे निकलते ही एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। इसके बाद एहतियात के तौर पर विमान में सवार सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये पहली बार है जब सालाना बिक्री में इस बड़ी खबर ने कहीं ना कहीं अमेरिका को झटका दिया है। और ये बड़ी खबर क्या है? अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी को चीन ने पछाड़ दिया है। टेस्ला ने बताया है कि 2025 में उसकी कार बिक्री लगभग 9% घटकर दुनिया भर में 16.4 लाख वाहनों पर आ गई है। ये लगातार दूसरा साल है जब कंपनी की कार डिलीवरी में गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों के कारण टेस्ला BYD से पीछे रह गया है, जिसने गुरुवार को कहा कि पिछले साल उसकी बैटरी से चलने वाली कारों की बिक्री लगभग 28% से बढ़कर 22.5 लाख से ज्यादा हो गई है। अमेरिकी कंपनी के लिए ये साल चुनौतीपूर्ण रहा। नए उत्पादों को मिली जुली प्रतिक्रिया, मस्क की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर असहजता और चीनी प्रतिद्वंदियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा इसके मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। 2025 की आखिरी तिमाही में टेस्ला की कार बिक्री 16% गिर गई। ये गिरावट आंशिक रूप से एक सरकारी सब्सिडी हटाए जाने के कारण हुई है, ऐसी जानकारी सामने आई है, जिससे कुछ बैटरी इलेक्ट्रिक, प्लग इन हाइब्रिड या फ्यूल सेल वाहनों की कीमत में अधिकतम $7,500 तक की कमी आती थी। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों ने हाल ही में 2026 के लिए टेस्ला की बिक्री के अनुमान घटा दिए हैं, जो कंपनी के भविष्य को लेकर बढ़ती निराशा का संकेत देती है। ग्लोबल फ्रंटलाइन में अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज बस इतना ही। अगले ग्लोबल फ्रंटलाइन के एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।